हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चक दे विद नॉलेज। चक दे विद नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एक्शन फोरम ने 6 पेज का एक लेटर जारी किया है श्री अतुल कुमार गोयल जी को, जो कि चेयरमैन हैं IBA के, और आज हम इसी लेटर को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेटर बहुत लेंदी है तो हम आपको शॉर्ट में सब कुछ बता देंगे जो भी इस लेटर में लिखा गया है 6 पेजों में। तो सबसे पहले AIBRAF ने अपने पुराने लेटर्स का रेफरेंसेस दिया है। उसके बाद क्योंकि ये नए चेयरमैन बने हैं IBA के, तो इनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स दिया है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि IBA बैंक्स और UFBU उनको लगातार इग्नोर कर रहे हैं। अगले पैरा में बताया गया है कि 4 अक्टूबर 2021 को IBA ने लिखा था UFBU को कि वो मॉडल्स बताए, किस मॉडल पर बेज एंड मीन्स बताए जिससे कि IBA की ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ रिटायरीज़ के लिए बेनिफिशियल हो और उसको फाइनलाइज किया जा सके। लेकिन उसके बाद तुरंत ही IBA ने जो हाई प्रीमियम की पॉलिसी जारी की और उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे दिया बैंकों के रिटायरीज तुरंत ही अपनी कंसेंट दें 22 अक्टूबर 2021 तक, जिसकी डेट अब बढ़ा करके 26 अक्टूबर 2021 कर दी गई है। This clearly shows the double standard of IBA and the simple standard of UFBU to negotiate for retirees issues। यहाँ यूनियन ने अपनी अनहैप्पीनेस जारी की है क्लियर कट। उसके नेक्स्ट पैरा में लिखा गया है कि IBA और UFBU ने एक तरह से रिटायरीज का फाइनेंशियल मर्डर कर दिया है और पुअर रिटायरीज हैं वो तरस रहे हैं हर चीज़ के लिए। ना तो उनको पेंशन मिल रही है और ऊपर से ये इंश्योरेंस का पैसा इतना ज़्यादा लिया जा रहा है। उसके बाद 2015 के DFS के लेटर का खंडेलवाल कमेटी का रेफरेंस लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्टाफ वेलफेयर फंड से डायरेक्ट पेमेंट करने के बजाय ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बनाई जाएं सर्विंग और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए। यहाँ IBA जब से आया, यानी कि जब से IBA मेडिकल ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम आई, उस तरीके से उसके बाद ही रिटायरीज को अपना खुद का पैसा रिम्बर्स करना पड़ रहा है। उससे पहले ऐसा नहीं था। IBA 3 साल तक उसके ऊपर बैठा रहा उस डिसीजन के ऊपर, और उसके बाद उसने इलीगल तरीके से UFBU के साथ कांटेक्ट कर लिया 10th बायपार्टाइट सेटलमेंट में और 2 सेपरेट पॉलिसीज इशू कर दी। एक रही रिटायरीज़ के लिए और दूसरी रही सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए। जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ की जो पॉलिसी रही उसका पेमेंट तो बैंक करता रहा, लेकिन जो रिटायरीज़ की पॉलिसी रही वो बर्डन रिटायरीज़ के ऊपर ही डाल दिया गया। उसके बाद IBA ने 2015 के अंदर जो पॉलिसी जारी की 3 लाख रुपए की रिटायर्ड वर्कमैन के लिए और 4 लाख रुपए की रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए 2 पर्सनस के लिए, जिसका प्रीमियम की रखा गया 5,620 और ऑफिसर्स के लिए रखा गया 7,593। और वहीं अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि सर्विंग एम्प्लॉयज़ की बात करें तो वो ज़्यादा लोगों को 6 से 7 लोगों को कवर करता था। उस तरह से IBA ने फॉर्मुलेट की पॉलिसी जो कि शर्मनाक है। उसके बाद भी लगातार IBA और UFBU मिलकर के लगातार ये जो पॉलिसी है उसकी प्रीमियम में इंक्रीज करते रहे और 600 से 700% का इंक्रीज सिर्फ 6 से 7 साल के अंदर कर दिया गया। इसके अलावा जो अगर बात करें तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 1995 से रिटायरीज की जो बेसिक पेंशन है वो रिवाइज नहीं की गई है, जबकि हंड्रेड्स ऑफ लेटर लिखे गए हैं ऑलरेडी इस मैटर पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑलरेडी रिवीजन हो चुका है 2019 में। आगे लिखा गया है कि ये जो प्रीमियम डिसाइड किया गया है वो कई मेंबर्स की पूरी साल की पेंशन से भी ज़्यादा है, और अगर कुछ केसेस की बात करें तो 3 से 6 गुना है मंथली पेंशन का। आगे लिखा गया है कि जो रिटायरीज हैं वो भी सर्विंग एम्प्लॉयज़ की तरह ह्यूमन बीइंग ही हैं। अगर उनसे इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो बिल्कुल ही गलत है, और ये जो IRDA की गाइडलाइंस है ह्यूमन वैल्यूज़ की उनके अगेंस्ट है। इसके अलावा उन्होंने एक चार्ट जारी किया गया है जो कि 2015, 16, 16, 17 और आगे की ईयर्स के लिए भी उन्होंने दिखाया है। जब आप इस चार्ट के ऊपर निगाह डालेंगे तो आपको दिखेगा कि रिटायर्ड वर्कमैन 2 पर्सनस के लिए वर्कमैन के लिए कितना रहा और ऑफिसर्स के लिए कितना है, और सर्विंग वर्कमैन्स के लिए और सर्विंग ऑफिसर्स के लिए कितना है। तो जब आप स्टार्टिंग में देखते हैं तो आपको सेम है, 15-16 में लगभग सेम, 16-17 सेम, उसके बाद 17-18 यहाँ पे फिर से देखिए आप, फिर से सेम 18-19। यहाँ पे आपको जो बड़ा डिफरेंस होना शुरू कर दिया गया है, यहाँ पे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को लूटना शुरू किया गया है। 19-20 में ये लूट और बढ़ गई है और 20-21 में इसकी मात्रा बढ़ गई है। देखिए आप देख सकते हैं लास्ट जो रो है वो 20-21 की है। अब हम आपको 21-22 का भी दिखा रहे हैं कि इस टाइम कितना प्रीमियम में बहुत बड़ा डिफरेंस है, 33,884 और 43,249। वहीं सर्विंग के लिए 19,730 और 26,060।
पेज नंबर 4 पे लिखा गया है कि यूएफबीयू ने सीधे आईबीए से मिलकर ये सब कर लिया और रिटायरीज को पूछा तक नहीं, रिटायरीज एसोसिएशन के व्यू को लिया ही नहीं गया। तो यूएफबीयू कौन होता है ये सब डिस्कस करने वाला आईबीए के साथ, थर्ड पार्टी है वो क्यों रिटायरीज के जो भी डिसीजंस है उनको ले रहा है, जबकि रिटायरीज का कोई प्रतिनिधि शामिल ही नहीं हुआ इन सब डिसीजंस में। उसके बाद उन्होंने जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो एक्सक्लूसिव पॉलिसी है उसका जिक्र किया है। उसके बाद वो आए हैं एलआईसी में जो भी पॉलिसी चल रही है वो भी एक बेहतरीन पॉलिसी है जिसमें कि सब्सिडी मिलती है रिटायरीज को, उसका जिक्र किया है। हमने पास्ट के वीडियोज़ में इसको पूरी तरह से बताया था। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना जो ईमेल आईडी है वो छोड़ दें, हम आपको ये 6 जो पॉइंट्स हैं ये जो 6 पेज का लेटर है वो पूरा भेज देंगे और आप इसे डीप डिटेल में पढ़ सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो हम एक बार फिर से इसको एक नई वीडियो में डिस्कस भी कर देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जो पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इतना ज़्यादा पैसा चार्ज करके रिटायरीज से वसूली कर रही हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो टाटा इंश्योरेंस, मेडलाइफ जैसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां अपने स्टाफ, रिटायरीज और कस्टमर्स के लिए बहुत ही कम प्रीमियम में वही सुविधाएं दे रही हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज रिटायरीज के अगेंस्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं और आईबीए और यूएफबीयू इन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मिलकर के लूट बिल्कुल ना करें। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि एलआईसी अगर ऐसा कर सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा कर सकता है, तो जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अदर बैंक्स ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है उनके साथ। आगे रिटायरीज लिखते हैं कि जो भी कमीशन है वो बुरी तरह से खाया जा रहा है और ये कमीशन आईबीए और बैंक्स मिलकर के खा रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है कि 15% कमीशन, ऐसा प्रतीत होता है कि 15% कमीशन इन पॉलिसीज़ पर खा लिया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जीएसटी का भी यहाँ भी चर्चा की गई है कि गवर्नमेंट कंटिन्यूसली वेव करने के लिए बोलता रहा है सीनियर सिटीजन्स के लिए, लेकिन इस तरह का कोई भी प्रोविज़न आईबीए, बैंक्स और यूएफबीयू ने नहीं किया है। तो ये सब मिलकर के कर क्या रहे हैं? अगर हम बात करें तो ये जो प्रीमियम है ये 10,000 से ऊपर जा ही नहीं सकता है। इसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बार बार टर्म एंड कंडीशंस में चेंज करती रहती है और पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ाती रहती है, सारे कंडीशंस बदल देती है, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये सारे प्रोविजंस एक बार में ही डिस्कस करने चाहिए और फाइनलाइज करने चाहिए। इसके अलावा जो सुपर टॉपअप पॉलिसी है उसके लिए भी बेस पॉलिसी की कंडीशन में बार बार ही इंश्योरेंस कंपनी चेंज करती रहती है, जिसका कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया है। तो इंश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट ये बहुत ही ख़राब तरीके से जो इंश्योरेंस कंपनी कर रही है रिटायरीज के, उसके अगेंस्ट अभी रिटायरीज ने अपनी आवाज़ उठाई है। जब आप इस सर्कुलर को देखेंगे तो आपको प्रतीत होता है कि सच में कितने रिटायरीज परेशान हैं। आप इस लेटर की लैंग्वेज से ही समझ सकते हैं। पहली बार हमने तो ऐसा लेटर पढ़ा है जो कि बहुत ही हार्श लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि उनके अगेंस्ट भी बहुत गलत हो रहा है। तो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली लेटर की बदल गई है। लेटर के लास्ट पेज यानी कि आखिरी पेज पे भी काफ़ी कुछ लिखा गया है और लास्ट में वही जो कि होना भी चाहिए। उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट किया एक बार कि जल्दी से जल्दी से सारे इशूज़ को सॉर्ट आउट कर दिया जाए।